बता देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के इस नए वीडियो में। ये प्रोग्राम करंट अफेयर्स का कार्यक्रम है जिसमें हम द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित जो तमाम इंपॉर्टेंट खबरें उन पर चर्चा करते हैं, ताकि आपके एग्जाम में इन खबरों से संबंधित, इन प्रोग्राम से संबंधित, इन घटनाओं से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पत्र में सवाल आए तो उसके सामने आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, आसानी से आप इसको सोल्व कर पाएँ। इस प्रोग्राम के दो मोटो हैं। पहला मोटो तो ये है कि करंट अफेयर से आपको समसामयिक घटनाओं से आपको अवगत रखा जाए, और दूसरा ये है कि जो करंट अफेयर्स है उसको स्टैटिक सब्जेक्ट से लिंक करके कैसे अपने आप को सब्जेक्ट को और मजबूत किया जाए, कैसे सब्जेक्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपनी समझ को बेहतर किया जाए। तो ये दो इसके मोटो हैं। इसी नोट के साथ आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज की जो न्यूज़ है उसकी रूपरेखा सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपने को देखना इंडेक्सेशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इंडेक्सेशन क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस क्या होता है, इन दोनों के बारे में अभी क्या हुआ कि बजट 24 का जो बजट आया था उस बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कुछ भी चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस क्या चेंजेस किए, उन चेंजेस को अपने को देखना है। और दूसरा एक राइट टू बी फॉरगॉटन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। और न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि एक पेटिशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में। तो वो क्या डिसीजन है, क्या चीज़ें हुई है, उसके बारे में क्या मेन चीज़ें सामने निकल कर आई है, उनके बारे में अपने को देखना है। और थर्ड है अगारवुड के बारे में। अगारवुड एक ट्री है जिस पर अभी साइट्स जो कन्वेंशन है, इंटरनेशनल एक बॉडी है, उसने इंडियन गवर्नमेंट को कुछ रियायत दी है। वो क्या रियायत दी है, कैसे रियायत दी है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारी को इन डिटेल अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो अपनी न्यूज़ है वो है इंडेक्सेशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस। ये अपने जो जीएस थर्ड है इंडियन इकोनॉमी, उसके इस सिलेबस से अपन जोड़ के देख सकते हैं इसको। इसमें देखिए सबसे पहले इंडेक्सेशन की डेफिनेशन क्या है। इंडेक्सेशन से डेफिनेशन, और एक चीज़ ये याद रखना कि अपन ये पीवाईक्यू सोल्व करेंगे जो 2012 में पूछा गया, पूंजीगत लाभ से संबंधित है। ठीक है, इस जो टॉपिक खत्म होगा तब इसको अपन डिस्कस करेंगे। इंडेक्सेशन होता है क्या है? इंडेक्सेशन होता है कि किसी परिसंपत्ति के क्रय मूल्य को उसके धारण की अवधि के दौरान मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित करना। मतलब कि कोई चीज़ एक 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले खरीदी गई थी, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में उसकी कितनी प्राइस बढ़ी है, उसके साथ उसको किस प्रकार से समायोजित किया जाता है, वो चीज़ है इंडेक्सेशन। इसको समझने के लिए अपने को एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से समझने की एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए 2001-2 में किसी प्रोडक्ट की प्राइस थी 100 रुपीज़, और वो प्राइस 22-23 में 331 होगी, और इंक्रीज होते हुए 24-25 में वो होगी 363 रुपीज़। अब अगर वो 363 रुपीज़ हो गई ना, तो उसका अपन CII निकालते हैं। CII निकालेंगे ना, उसका एग्जाम फॉर्मूला होता है फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, अपने को सोचो, इसको डिवाइड करेंगे ना जो 3.63 टाइम, ये क्या होगा, 3.63 टाइम इंक्रीज हो गई उस प्रोडक्ट की जो कीमत थी। उस समय कीमत और आज की कीमत में उसी चीज़ की 3.63 टाइम इंक्रीज हो गई है। अब उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 करोड़ रुपीज़ कोई प्राइस थी किसी प्रोडक्ट की, मान लीजिए अपन ने कोई ज़मीन ली थी, उसकी उस समय प्राइस थी 1 करोड़ रुपीज़। इसको एक नई स्लाइड में अपन पूरे एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट, कोई ज़मीन खरीदी थी अपन ने, वो 1 करोड़ रुपीज़ की थी। कब थी? 2001 में। अब 2001 में अगर वो 1 करोड़ रुपीज़ की थी और 2024 में उसकी प्राइस बढ़कर हो गई है 5 करोड़ रुपये या 10 करोड़ रुपये जो भी होगी। ठीक है, अगर 5 करोड़ रुपए हो गई है और 1 करोड़ रुपए थी, अपना जो CII निकल के आया था वो कितना था? CII निकल के आया था वो था 3.63 टाइम्स। अब 3.63 टाइम्स है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन जब लिया था इंडेक्सेशन को एडजस्टमेंट करने के लिए प्राइस के साथ, टाइम ऑफ ड्यूरेशन के साथ। ठीक है, तो 1 × 3.63 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो निकल के आएगा वो रिजल्ट आएगा 3.63 CR। तो इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है ना, अभी एक्चुअल कॉस्ट उस जमीन की वो है 3.63 CR, लेकिन अपन बेच रहे हैं उसको 5 CR में। ठीक है, तो उसको टोटल प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना होगा? एग्जैक्ट प्रॉफिट होगा वो होगा 5 CR माइनस 3.6 CR, इसमें से निकालेंगे तो वो आएगा 1.37 CR का, ये प्रॉफिट हो गया। अब जो अभी तक जो अपनी प्रोसेस थी टैक्स लेने की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस, वो ये थी कि अपने को जो प्रॉफिट हुआ ना, एक्चुअल में प्रॉफिट जितना होगा उस प्रॉफिट पर अपने को टैक्स देना है, ना कि अपने को प्रॉफिट इस चीज़ पर देना है कि पूरा का पूरा ही। ये अपने को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था एक तरीके से, यही है इंडेक्सेशन बेनिफिट।
अभी गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए हैं ना, वो इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया गया, गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म कर दिया है। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म कर दिया तो अभी जो नए चेंजेस किए ना, वो क्या चेंजेस किए उनको समझ लीजिए आप। देखिए 2-3 चेंजेस किए। पहली चेंजेस किया है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट है ना, उसको खत्म कर दिया, इंडेक्सेशन बेनिफिट को ही खत्म कर दिया। तो अब टैक्स कितना देना पड़ेगा, इसके लिए गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेती है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस में क्या चेंजेस किए हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस में गवर्नमेंट ने दो चेंजेस किए। पहला चेंजेस किया है कि जो इसका टैक्स रेट थी वो पहले 20% थी, इसको कम कर दिया गया 12.5%। ठीक है, 20% से कम कर 12.5% कर दिया गया। और दूसरा जो चेंजेस किया वो किया है कि टाइम ड्यूरेशन, पहले 36 मंथ का टाइम ड्यूरेशन था कि इसके 36 मंथ से अगर ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर आपने अपने पास कोई प्रॉपर्टी रखी है 36 मंथ या उससे ज़्यादा के लिए, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर 36 मंथ से कम समय के लिए तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। अब इसके लिए अभी जो टाइम चेंज करके रहना वो कर दिया 24 मंथ्स का। अब 24 मंथ का टाइम पीरियड कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब इसको लेकर ये 2 चेंजेस किए गए। अब उसी एग्जांपल जो अपने पिछले वाला एग्जांपल देखा था कि अब यहाँ पर क्या चीजें बदली है। देखिए 3.63 CR का अपने को मिल रहा था इंडेक्सेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पहले जो टैक्स देना पड़ रहा था वो देना पड़ रहा था अपने को, जो प्रॉफिट एक्चुअल में प्रॉफिट होता 1.37 CR इंटू पहले कितना था 20% था, तो 20% से इसको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि आपको जितना में लिया था और अभी जितने में आप बेच रहे हो, जो माइनस निकल के आएगा ना प्रॉफिट, उसी पर आप वो टोटल प्रॉफिट मानेंगे, इन्फ्लेशन के साथ उसको एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो उसको अब कितना हो जाएगा 5 - 1 4 CR हो गया। तो 4 CR इंटू 12.5% का। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों को, तो 4 इंटू 12.5% हो गया 50 CR, 50 लाख सॉरी 50 लाख हो गया। और 1.37 इंटू 20% को अगर करोगे तो ऑलमोस्ट 26 लाख के करीब आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस देख ली, कितना सारा डिफरेंसेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी उपभोक्ता है, जो भी जमीन मतलब कोई भी चीज़ ले रहा है, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस इतना ज़्यादा देना पड़ेगा। अब यहीं पर जाकर एक समस्या खड़ी हो रही है कि इतना गवर्नमेंट क्यों टैक्स लेना पड़ रही है, गवर्नमेंट क्यों टैक्स दे रही है। तो यहीं पर वाद विवाद हो रहा है, यहीं पर तर्क वितर्क हो रहे हैं, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें अपने को समझनी थी। अब यहीं पर एक चीज़ निकल के आ रही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो 2 वर्ड है उनमें क्या डिफरेंसेज है। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इन दो में 2 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो अभी अपन ने देखा था कि अगर अचल संपत्ति है कोई, ठीक है, अगर अचल संपत्ति है उस पर अपने को 36 मंथ का टाइम पीरियड रखा गया है। अगर 36 मंथ को घटाकर 24 मंथ का टाइम पीरियड रखा गया है, और इस टाइम पीरियड में अगर कम टाइम पीरियड के लिए अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है, तब तो आपको देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर इसे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है तो आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस। अब दूसरी चीज़ एक होती है चल संपत्ति। चल संपत्ति के लिए 12 मंथ का टाइम पीरियड रखा गया है, जो कि अभी भी वही 12 मंथ का टाइम पीरियड है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो 12 मंथ के टाइम पीरियड के लिए तो है चल संपत्ति, जैसे कि सिक्योरिटीज होगी, सेकेंडरी मार्केट से अपन जो सिक्योरिटीज लेते हैं, शेयर मार्केट में जो भी काम करते हैं, तो वो 12 मंथ के कम अगर कम समय में ले अगर आपने बेच दी तो उसको आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। वो चल संपत्ति में आती है। बाकी अचल संपत्ति में आती है, जैसे जमीन हो गया, रियल एस्टेट में अगर अपन ने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये आती है अचल संपत्ति में, जो कि जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ जो सिक्योरिटीज होगी, अब सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट ने अभी एक चेंज किया कि अनलिस्टेड सिक्योरिटीज होते हैं ना, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस के अंदर रखा गया, ठीक है। अनलिस्टेड, याद रखना, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज 2 प्रकार की सिक्योरिटीज होती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है कि अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और लिस्टेड सिक्योरिटीज में क्या डिफरेंसेज होता है। तो देखिए अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और लिस्टेड सिक्योरिटीज और लिस्टेड सिक्योरिटीज, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती है जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर वो लिस्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो रिलायंस कंपनी है या फिर टाटा कंपनी, इनके जो भी शेयर है ना, इनकी सिक्योरिटीज वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर क्या कर रखी है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर इनको वो कर रखा है, लिस्ट कर रखा है। अब लिस्ट कर रखा है, इसकी वजह से अपन क्या करते हैं, ट्रेड कर लेते हैं उनका, उन शेयर का आराम से ट्रेड कर पाते हैं। अब जो अनलिस्टेड है, जो स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं लिस्ट कर रखी है, उनका अपन
ट्रेड नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल के लिए अभी ओला कर रहा है, ओला अपना आईपीओ निकाल रहे हैं, अभी तक वो लिस्ट नहीं है इसलिए वो आईपीओ निकाल रहे हैं। जब वो लिस्ट हो जाएगी ना तो सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर लेते रहेंगे, खरीदते रहेंगे। तो वो चीज़ होती है लिस्टेड और अनलिस्टेड, ये इनमें डिफरेंसेस होता है दोनों में। अब देखिए ये चीज़ें इंडेक्सेशन को क्या क्या बदलाव किए थे अपन ने देख ली कि इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस है इसकी दर में कमी कर दी गई। ये दोनों चीज़ अपन देख ली अभी जो चेंजेस किए गए। और थर्ड, लिस्टेड और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़, ये भी अपन देख लिया अभी। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को समझने से पहले एक चीज़ ये देख लो, यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कुछ आलोचनाएं हो रही है। आलोचना ये हो रही है सबसे पहले कि ग्रैंड फादरिंग, ग्रैंड फादरिंग क्या चीज़, एक वर्डिंग आई है इसके अंदर, और यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना, वो चीज़ यहाँ समझ लेंगे अपन कि ग्रैंड फादरिंग है कि अपन ने अगर कोई ज़मीन खरीदी, अपने पैतृक संपत्ति है मान लीजिए, या अपन ने 20 साल 30 साल पहले कोई ज़मीन खरीद ली, उस ज़मीन को अगर आज अपन बेचेंगे ना तो उसमें एक डेट डाली गवर्नमेंट है कि 2001 से पहले की अगर आपको कोई ज़मीन खरीदी गई है, ले रखी है या कुछ भी कर रखी है, तो उसका आपको किसी भी प्रकार का जो पहले जो भी प्रोविजन था उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। लेकिन अगर 2001 के बाद में अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस जो भी चेंज किए उनके अकॉर्डिंग आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर इसको रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म में लागू कर दिया गया है। ग्रैंड फादरिंग में जो है वर्ड यूज किया जा रहा है, सिमिलर वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव। अब रेट्रोस्पेक्टिव एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे आर्टिकल 20, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 देखोगे ना, उसका क्लॉज 1 पढ़ोगे, क्लॉज 2 पढ़ोगे, वहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म में आप कौन से एक्ट को लागू कर सकते हो और कौन से एक्ट को लागू नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर दो प्रकार के एक्ट बनाते हैं अपने, अगर किसी भी डेमोक्रेसी में देखोगे तो एक होता है सिविल एक्ट होते हैं और एक होते हैं क्रिमिनल एक्ट होते हैं, ठीक है। सिविल एक्ट और क्रिमिनल एक्ट में क्या डिफरेंसेस होता है ये अपने को नहीं जाना, अपने को इतना देखना है कि जो सिविल एक्ट होते हैं या टैक्स से रिलेटेड कोई भी एक्ट होता है, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड कोई एक्ट होता है ना, उसको अपन रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म में लगा देते हैं। बट क्रिमिनल जो भी एक्ट होते हैं उनको रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया, जिस समय क्राइम किया था उस समय उस क्राइम के रिलेटेड 2 साल 3 साल की सजा थी, लेकिन अब अगर गवर्नमेंट चाहे कि ये तो हम मेरा अपोनेंट अपोजिशन में और इसकी सजा होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे अपोजिट में कभी खड़ा नहीं होगा और मैं मतलब अपनी राजनीतिक हित के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो हो सकता है उसकी 20 साल सजा बढ़ा दे, बट वो 20 साल के लिए जेल में थोड़ी रहेगा, वो एक नैसर्गिक न्याय के अगेंस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पर बैन लगाया गया एक तरीके से कि ये आप रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म में लागू नहीं कर सकते हो। टैक्स वगैरह होता है उसको रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म में लागू कर सकते हो। तो इसीलिए इसको 2001 से पहले को छोड़कर बाकी 2001 से लागू कर दिया गया है कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस, आपने कोई भी चीज़ ली है, चाहे अपने एंसेस्टर को मिली है, एंसेस्टर से कोई ज़मीन मिली है या आपने खुद ट्रांजैक्शन किया, ज़मीन ली है, खरीदी है, तो उस पर आपको इस फॉर्मेट में जो भी नया प्रोसेस उसके तहत आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका दूसरा चीज़ क्या होगा कि बर्डन बढ़ जाएगा टैक्स का, जो अपन ने वो देखा था एग्जाम्पल कि 50 लाख अगर वो टैक्सेस हो जाएगी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और वहाँ पर 26 लाख के टैक्सेस था, तो ये टैक्स बढ़ जाएगा। थर्ड, ब्लैक मनी बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए कि रियल एस्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं या जमीन ले रहे हैं वो बेनामी तरीके से जमीन लेना शुरू कर देंगे, हालांकि बेनामी एक्ट बना हुआ है, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट उस तरीके से फिर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन लोग क्या करेंगे, बिना ट्रांजैक्शन के जमीन को लेते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, बेचते रहेंगे, ये कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेंगे। ब्लैक मनी बढ़ेगी, रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे लोग अलग तरीके से बिना किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के। और थर्ड होगा कि जो सेकेंडरी मार्केट है ना, वहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लग जाएंगे कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो अपन शॉर्ट टर्म में सारी चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करेंगे कि 24 मंथ का अपने को टाइम मिला है, उस 24 मंथ के पीरियड के अंदर अंदर ही अपन सेटल कर लेते हैं, वहाँ टैक्सेस कम लगेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर इफेक्ट करेगी और वो अपने को मार्केट की वॉलेटिलिटी दिखाएगी। तो इससे इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट होगा कि इन्वेस्टमेंट बाहर से इन्वेस्ट आने वाला है या कोई अंदर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो वहाँ पर भी अपने को कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है, ठीक है। और थर्ड, इसके बाद में अपन देखिए, ये इसका एक एग्जांपल अपन स्पूटअप देखेंगे। इससे पहले कोई जो हितधारक है उन पर क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। इंडेक्सेशन हटाने की लंबी अवधि तक रखी गई संपत्तियों का कर का बोझ बढ़ जाएगा। ये जो अपनी चीज़ पड़ी थी कि मुद्रास्फीति से इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके साथ समायोजित नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लिया, 10 गुण पहले खरीदी गई कोई भी संपत्ति उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अपन देख चुके हैं। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो अपन खुद का एक क्वेश्चन बना के लाए हैं, उसको सोल्व करना आपको। ये क्वेश्चन है कि भारत में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला ऑप्शन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तभी लगाया जाता है जब 48 महीने से अधिक समय तक संपत्ति रखते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है बजट 2024-25 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% से कम कर 12.5% कर दिया गया है। और थर्ड है बजट 2024-25 में संपत्ति, सोना और अन्य गैर सूचीबद्ध संपत्तियों, ठीक है, अनलिस्टेड जो सिक्योरिटीज है, ठीक है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है ना, उनको इंडेक्सेशन लाभ से हटा दिया गया है। इनमें से कितने कथन सही है, ये आपको क्वेश्चन करना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, उस 10 सेकंड में इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, पहले में लिखा गया है कि 48 मंथ का, तो अपन ने अभी अभी देखा कि 48 मंथ इसमें नहीं है, 48 मंथ नहीं, इसकी जगह अपन ने क्या देखा था, 24 मंथ कर दिया गया। 24 मंथ कर दिया गया तो पहला तो गलत हो गया। अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो दूसरा देखिए, दूसरे में 20% से कम करके 12.5% की बात कर दी गई। तो ये तो अपन अभी देखा था कि हाँ 20% से कम करके 12.5% कर दिया गया, तो ये हो गया सही। थर्ड हो गया कि संपत्ति, सोना या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस जो भी उसको इंडेक्सेशन लाभ से हटा दिए गए, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कितने कथन सही हो गए, इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, इसके 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब देखिए, इससे रिलेटेड जो PYQ पूछा गया ना, वो भी आप देख लीजिए, आपको खुद को सोल्व करना है उसको, बट अभी के लिए आप एक बार उसको देख लीजिएगा, अपने बुक में नोट कर लेना इन चीज़ों को कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी की क्या अप्रोच है, वो अपने को समझनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से किस परिस्थिति में पूंजीगत लाभ उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, पहला है कि जब किसी उत्पाद की, कोई प्रोडक्ट है, उसकी बिक्री में वृद्धि होती है, कोई भी प्रोडक्ट, देखिए पूछा क्या गया, कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी उत्पाद की बिक्री में। सेकंड है स्वामित्व वाली संपत्ति के मूल्य में स्वाभाविक वृद्धि होती है, कोई भी स्वामित्व है, जैसे कि मान ली जमीन है, उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, स्वाभाविक वृद्धि हो रही है, नहीं होनी चाहिए इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। जब एक पेंटिंग अपन खरीदते हैं और इसकी लोकप्रियता में वृद्धि के कारण इसके मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने और दिया गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, अपने को चूज करना है। तो इसका आंसर आप खुद बताओगे। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करवाया जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि कौन इसका आंसर क्या आएगा। तो चलती अगले अपन नेक्स्ट अपनी न्यूज़ पर चलते हैं कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन है वो क्या है, उसके संबंध में क्या अभी प्रोविजन किए गए हैं, उन सारे प्रोविजन को अपन एक एक करके देखते हैं। इसको अपन पॉलिटी, जो अपना इंडियन पॉलिटी है, वहाँ से अपन इसको लिंक करके देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी में राइट टू बी फॉरगॉटन है कहाँ पर दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वगैरह क्या चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहले ये देखिए, एक इस पे भी PYQ आ रखा है, यूपीएससी ने कैसे PYQ पूछा गया था, इसको भी देखेंगे। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि एक अमुक व्यक्ति था, उसने मद्रास हाईकोर्ट में अपनी एक केस लड़ा था। मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट उसके केस की सुनवाई कर रहा है। वो सुनवाई इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे जब ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता चाहिए थी, सिटीजनशिप चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे सिटीजनशिप देने से मना कर दिया। और मना करने का रीज़न ये था कि उन्होंने गूगल पर कहीं ना कहीं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखी, जो मैं सज़ा काट चुका था उसके बारे में भी उन्होंने देखा, पढ़ा, और फिर उन्होंने मुझे सिटीजनशिप देने से मना कर दिया। अब वो मना कर दिया किस बेसिस पर, जो न्यूज़ जो मैं सज़ा काट चुका था उस बेसिस पर मुझे दिया गया था, जहाँ कि मैं बेइज्जत बरी कर दिया गया था। तो ये चीज़ हटा देनी चाहिए थी। यही है एक तरीके से इसका मूल सारांश है। तो भूल जाने का अधिकार है क्या? एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने कोई या तो क्राइम किया है, उसकी मैंने सज़ा काट ली, या मैंने क्राइम किया ही नहीं है बट मुझे किसी सस्पेक्ट के बेसिस पर मुझे सज़ा दी गई थी। अब वो सज़ा दी गई थी, उस सज़ा के बेसिस पर मुझे बरी भी कर दिया गया, 2 साल 3 साल की जितनी सज़ा मिलनी चाहिए थी। अब वो सारी की सारी डिटेल है, मतलब मुझे किसी ने ट्रोल किया होगा या किसी भी वजह से अगर मुझे मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई मार्केट में, गूगल पर वो सारी चीज़ पड़ी हुई है, तो अगर उसकी बेसिस पर मुझे समाज में टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे किसी भी सोसाइटी में कहीं भी जाता हूँ मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं भी जाऊँ मेरे बारे में जानकारी निकाल ली जा रही है और कहा जा रहा है कि आप उस समय ये गलत काम किया था। अब मैंने उस समय गलत किया था, हो सकता है कि मेरी भूलवश गलती हुई हो, या फिर इंटेंशनली भी गलती हुई, लेकिन मैं अब सज़ा काट चुका हूँ और अब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है वैसा कुछ करने का, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ। ठीक है, तो उस बेसिस पर मुझे टॉर्चर किया जाए, मुझे किसी चीज़ों से वंचित किया जाए, हो सकता है गवर्नमेंट भी मुझे टॉर्चर करे उस बेसिस पर कि आपने ये गलत किया था, उस वजह से आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़
सारी तरीके से हर जगह से हटा देनी चाहिए। इसके दो केसेज इंपॉर्टेंट केसेज आए थे। केस था गूगल स्पेन मामला, ठीक है, वहां पर भी ऐसा था कि उनके कुछ सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई लोन था उसके ऊपर, तो उन संपत्ति को कुछ जबरन बिक्री करने से संबंधित कुछ सा केस था और उसकी अभी तक जानकारी चल रही थी, तो उसके लेकर केस था। तो यूरोपीय संघ है ना, वहां पर एक एक्ट बना हुआ है। देखिए कहाँ कहाँ पर एक्ट बने हुए हैं। यूरोपियन संघ का एक चार्टर बना हुआ, उसके आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 17, इन तीन में कुछ प्रोविजन किए गए। जैसे कि 7 में कर रखा है कि आपकी प्राइवेट जो निजी लाइफ है या आपकी फैमिली है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनके खिलाफ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपने कुछ गलत किया हो और आपने उसकी सजा भी पा ली हो, या आपने गलत नहीं किया हो बट आपको ट्रोल किया गया है, तो आपको गूगल से वो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पर भी वो कोई आम इंसान उसको सर्च कर सकता है वहाँ से हटानी पड़ेगी। और आर्टिकल 8 में कहा रखा है कि आपकी जो पर्सनल डेटा ना, उसका प्रोटेक्शन हम खुद करेंगे भाई। हम आपके अगर कोई भी डेटा आपने दिया है, मैं गवर्नमेंट को दिया या किसी भी एजेंसी को आपने प्रोवाइड करवाया अपना डेटा, मान लो मेडिकल अपने डेटा मेडिकल से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करवाएं, तो आपका कोई मिसयूज नहीं करे, उसके लिए हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये वहाँ पर उनके प्रोविजन दे रखे हैं। लेकिन इंडिया में देखिए अभी तक कोई भी ऐसा एक्ट नहीं बना हुआ, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया कि इससे रिलेटेड आपके पास ये प्रोविजन है, ये एक्ट है और आप इसके अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो अब क्या किया जाना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक केस आया था, के पुट्टास्वामी केस आया था 2017 का। उस समय ये प्राइवेसी से रिलेटेड था, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, कि निजता का आपका अधिकार का हनन नहीं होगा। और वहीं से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 है ना, उसका विस्तार किया था, और आर्टिकल 21 का विस्तार करके उन्होंने कहा था कि निजता का अधिकार है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है। इसी फंडामेंटल राइट से उस निजता के अधिकार को डिराइव कर रहे हैं। लेकिन अभी जो अपना है ना भूल जाने का अधिकार, वो कहीं पर भी डिराइव नहीं हो रहा अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, या इंडिया में कोई भी एक्ट नहीं है। लेकिन आईटी एक्ट है इंडिया में, 2-3 एक्ट बने हुए हैं, ठीक है इंडिया। तो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट की धारा 2000, उसकी धारा है 43 है। उस 43 ए में ये प्रोविजन कर रखा है कि अगर आपकी जानकारी का कोई मिसयूज कर रहा है, मिसयूज इन द सेंस कि मान लीजिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री रही है कि आप बीमार रहते थे कुछ समय, की मान लो आपको कैंसर का इलाज था और कैंसर का ट्रीटमेंट ठीक हो गया, आप एकदम ठीक हो, बट वो आपको बार बार किसी ना किसी तरीके से मैसेज कर रहे हैं, या कोई और कंपनी वाला आपको मैसेज करके बता रहा है कि आपको ये दवा ले लेनी चाहिए, नहीं तो आप इसने बीमार हो जाओगे, आपको 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपको चेक करवाना चाहिए, ये वो फलानिम का, बट उसकी वजह से आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हो। तो आप अगर उसके अगेंस्ट अगर जाते हो ना, तो इस सूचना के अगेंस्ट, तो आपको हो सकता है कि कुछ हर्जाना मिल जाए। ये आईटी नियम 2021 अभी लाए गए थे, रूल लाए गए थे नहीं, हालांकि उसमें भी भूल जाने के अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन को शामिल नहीं किया गया, बट उसके अंदर एक पोस्ट बनाई गई है। वो पोस्ट बनाई गई है शिकायत कर अधिकारी की। आप उस शिकायत अधिकारी के पास आप जा सकते हो कि भाई ये मेरी शिकायत है और ये इस शिकायत के अंदर आप मेरी शिकायत सुनिए और उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिए जो भी मेरे अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं। अब इस कानून है ना, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हो रही है। क्यों आलोचनाएं हो रही है? कि अगर मान लीजिए भूल जाने का अधिकार का कानून बना दिया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान ये हो सकता है कि भाई जनता है ना, उनको जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट बनाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसके अंदर तो वो कुछ जानकारी ले नहीं पाएंगे। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, उसके बारे में जानकारी लेनी है कि भाई ये इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके साथ हम कोई भी मान लीजिए कॉरपोरेट डील कर रहे हैं और उसके साथ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या हिस्ट्री रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन ले नहीं पाएंगे, हमें नहीं मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन, तो ये एक नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरी ये कि वैध जानकारी वाली सेम चीज होगी। थर्ड ये कि गोपनीयता की पर्याप्त सुरक्षा नहीं करते। गोपनीयता की पर्याप्त सुरक्षा कैसे नहीं करता है कि मान लीजिए अगर ये कानून बन गया, कानून नहीं बनेगा तो फिर आपकी जो गोपनीयता रहनी चाहिए कि ये गोपनीय चीज़ है, आप किसी के पास आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, तो उसकी पर्याप्त सुरक्षा नहीं रहेगी अगर कानून नहीं बनेगा या कहीं ना कहीं छूट दे दी आरटीआई के थ्रू, तो कोई भी आम आदमी आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है और इस इन्फॉर्मेशन को चिपका देगा कहीं पर भी, गूगल पे, फेसबुक पे, कहीं भी, और आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मिसयूज हो जाए उस चीज़ का। और थर्ड ये कि व्यक्ति इस अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन सामग्री को कुछ भी एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर कोई भी जानकारी मिल गई उसको आर्टिफिशियली, आजकल तो हर चीज़ हो रही है, जैसे कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वॉइस चेंज हो रही है, वीडियो चेंज हो रहा है, तो कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये सारी तमाम सारी नुकसान हो रहे हैं। तो एक चीज़ आपके जहन में आई होगी, क्या इंडिया गवर्नमेंट अभी कुछ कर रही है, कोई लॉ लेके आई है, कोई एक्ट वगैरह ऐसे लेके आई है? तो हाँ, इंडिया गवर्नमेंट ने अभी एक प्रोविजन लाने की कोशिश करी है
बट वो अभी बिल फॉर्म में ही है, उसको अभी कुछ बना नहीं है। 2019 में लाया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। उसका जो शीर्षक था ना, टाइटल, डेटा प्रिंसिपल के अधिकार, उसके अंतर्गत एक वर्डिंग रखी गई है, डेटा फ्यूडिशरी। डेटा फ्यूडिशरी का मतलब होता है कि डेटा होता है उसको हम कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन है ना वो गलत जगह कहीं भी नहीं जाए। अगर गलत जगह चली गई तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले जाएंगे, आपको भूल जाने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपना राइट टू बी फॉरगॉटन है। अब इसके रिलेटेड देखते हैं अपन एक क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखिए, वे फॉरवर्ड भी कुछ हो सकते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। पहला तो ये है कि भाई भारतीय कानून भूल जाने के अधिकार में वैधानिक अगर दिया जाएगा तो निजी व्यक्ति और राज्य दोनों पर भी ये लागू किया जाएगा, जो 2019 का है, और दोनों पर लागू किया जाएगा तो कोई भी इसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। ये एक चीज़ हो सकती है, इसको जल्दी से लागू किया जाए। दूसरा ये है कि व्यक्तिगत जानकारी को और अधिक नियंत्रित किया जा सकेगा। ठीक है, नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है कि ताकि कंट्रोल किया जा सके किसी के बारे में सारी जानकारी को। और जो क्या बोलते हैं, अलग अलग कंट्रीज है ना, उनको बैठकर इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि गूगल का कंट्रोल अपने पास नहीं है। तो सब मतलब जो छोटी बड़ी कंट्रीज है सारी एक साथ आए और बोले कि भाई जो गूगल के पास जो भी जानकारी होती है ना उसका मिसयूज नहीं हो, इसके लिए हम एक मिलकर एक एक्ट बनाए, यूएन में एक प्रस्ताव लाई जाए, उसके तहत बनाया जाए, ताकि सबको सुरक्षा मिल सके, अपनी निजी जीवन से, अपने परिवार को किसी भी तरीके की गलत जानकारी से बचाया जा सके। इसका एक क्वेश्चन है जो अपने को सोल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय कानून के तहत भूल जाने के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि भूल जाने के अधिकार को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2019 में भूल जाने के अधिकार से संबंधित एक प्रावधान किया गया है। थर्ड है कि अब तक भारत में भूल जाने के अधिकार के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी ढांचा स्थापित किया गया भारत में। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि भारत में भूल जाने का अधिकार जीडीपीआर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों से प्रभावित नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? देखिए, अभी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप चारों स्टेटमेंट को सॉरी आराम से सोल्व कर सकते हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको परिभाषित किया गया, अपन ने ये तो नहीं देखा कि कहीं भी इसको परिभाषित किया गया, तो पहला तो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका यही होता है कि कहाँ पर एब्सोल्युटली रॉन्ग हो रही है वो चीज़ देख लो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एब्सोल्युटली रॉन्ग हो रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट को एक बार के लिए छोड़ देते हैं कि अपन ने 2019 का एक बार पढ़ा था, अभी उसमें क्या प्रोविजन था क्या नहीं था उसको बाद में देख लेंगे। थर्ड को देखिए, अब तक भारत में भूल जाने के अधिकार के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी ढांचा, अगर एक सोच के देखिए, अगर अच्छी तरीके से स्थापित होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मद्रास हाई कोर्ट में क्यों जाते? एक्ट के तहत पहले ही वो चीज़ निपट लिया होता, लेकिन नहीं है। इसका मतलब ये भी एब्सोल्युटली गलत है। फोर्थ है कि भूल जाने के अधिकार का जो अधिकार है ना, जीडीपीआर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों से प्रभावित नहीं है। भाई प्रभावित क्यों नहीं है? अपना जो अभी कानून बनाया जा रहा है, कोई भी चीज़ बनेगी तो प्रभावित कहीं ना कहीं तो हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अपना क्या हो जाएगा? बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगली जो अपनी न्यूज़ है वो है अगरवुड के बारे में। अगरवुड एनवायरनमेंट से अपन इसको जोड़ सकते हैं, जो अपने पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण अवनति, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, इससे रिलेटेड ये एक न्यूज़ है। देखिए, इससे रिलेटेड भी एक अपने PYQ आया हुआ रेड सेंडस का 2016 में, इसको अपन अभी सोल्व करेंगे लास्ट में। पहले अपन इस न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं, ये चर्चा में क्यों है। देखिए, चर्चा में इसलिए है कि अभी जो साइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की थी अपनी, और इसने क्या कहा था कि जो इंडिया का जो अगरवुड ट्री है ना, उस पर हम कुछ रियायत देते हैं। कुछ रियायत देने के पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि एक लास्ट ईयर 23 का लोकसभा का सेशन चल रहा था। वहाँ पर एक त्रिपुरा के पूर्व CM थे विप्लव देव, ठीक है, विप्लव कुमार देव है। उन्होंने क्या किया था, अपने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उन्होंने ये बोला था कि वो अभी सांसद है, राज्यसभा के सांसद है। उन्होंने कहा था कि जो अगरवुड ट्री है, उन्होंने एक अगर मिशन भी चलाया था वहाँ पर त्रिपुरा में, अगर मिशन करके। जो अगरवुड है ना, अगरवुड ट्री है, उसको बचाने के लिए, उसकी बहुत ज़्यादा वृद्धि करने के लिए, ताकि लोग उसकी इनकम कमा सके। तो अगरवुड ट्री है, उस अगरवुड ट्री के लिए
बहुत ज़्यादा कीमती ट्री है, उसकी जो प्राइस होती है ना वो चंदन की लकड़ी से भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। उसका जो ऑयल निकलता है परफ्यूम बनाने में यूज आता है वो, ठीक है, सेंट बनाने में यूज आता है, उसका हर एक चीज़, अगरबत्ती में भी उसका यूज आ जाता है। तो ये, और ये उगता कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में उगता है। तो वो अपनी स्पीच में बता रहे थे कि अगर अगर वुड है ना, अगर वुड ट्री को अगर परमिशन मिल जाती है ट्रेडिंग के लिए, तो क्या होगा कि अपनी जो इकोनॉमी है उसमें कम से कम 2000 से 2000 करोड़ रुपीस का इकोनॉमी में फ्लो हो सकता है इकोनॉमी में। अब अगर इतनी ज़्यादा इकोनॉमी अगर बढ़ सकती है उसकी वजह से, तो क्यों नहीं इसको कुछ प्रमोट किया जाए, क्यों नहीं साइट से कुछ परमिशन ली जाए। तो आपके जहन में सवाल आया होगा कि साइट ने इसको बैन ही क्यों लगाया था, कब बैन लगाया था। तो बैन लगाया था 1994 में, सॉरी 1995 में। 1995 में बैन इसलिए लगाया था कि 1994 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया था। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्रस्ताव पारित किया था ना, वो प्रस्ताव ये था कि इसकी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही थी और डिक्लाइन होने के पीछे रीजन ये था कि इसकी अंधाधुंध कटाई हो रही थी, इलीगल कटाई हो रही थी, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पा रही थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको साइट में डलवा देते हैं ताकि इंटरनेशनली भी कुछ अपने को हेल्प मिलेगी कि इसको कैसे प्रिजर्व किया जा सके, कैसे कंजर्व करके हम रख सकें। तो 1995 का जो साइट का कन्वेंशन हुआ था ना, COP शायद 9 था, COP 9 में, उस समय इस पर बैन लगा दिया गया था। और जब बैन लगाया गया था उसके बाद में अभी तक इसका बैन नहीं था ट्रेडिंग में। और प्रीसिस्ट सेकंड, साइट की प्रीसिस्ट सेकंड थी, उसके अंतर्गत इसको बैन लगाया गया था। अब ये प्रीसिस्ट सेकंड क्या होता है इसको अपन आगे समझने की कोशिश करेंगे। साइट की प्रीसिस्ट सेकंड के थे, इसको बैन लगाया था। अब बैन लगा दिया। अभी पिछले साल साइट ने थोड़ी बहुत रियायत देनी शुरू करी थी, पिछले 1-2 साल। अपनी इंडिया गवर्नमेंट ने भी पिछले 1-2 साल में क्या किया था कि चलो आप इसको उगाइए, खेती कीजिए इसकी, और हम साइट से परमिशन लेने की कोशिश करेंगे कि हाँ हमें कुछ रियायत दी जाए, हम कंट्रोल्ड मैनर में इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी साइट ने इसको परमिशन दी है कि हाँ आप बढ़िए, आगे कीजिए, कोशिश कीजिए। तो वो क्या क्या प्रोविजन है वो हम देख लेते हैं। ये एक पेड़ होता है साइट का इस प्रकार का, और ये इसके यूजेज है। इसके यूजेज है जैसे कि एयर फ्रेशनर हो गया, प्यूरीफायर हो गया, मेडिसिन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। मेडिसिन में यूज होता है क्योंकि जैसे कि अपने दर्द निवारक होता है, ठीक है, कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट करना हो वहाँ पर भी इसका यूजेज होते हैं। अब ये जो अभी छूट दी है ना अपने को, निर्यात कोटा की छूट दी है, वो एक है NDF, गैर नुकसान खोज। अब गैर नुकसान खोज है ना, वो साइट के अंतर्गत एक निकाय है, मान लीजिए कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी ने क्या कहा था कि उसने सर्वे करा था और उन्होंने सर्वे करके बताया कि हाँ किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला। अभी जो कंट्रोल्ड मैनर वगैरह पे इसकी ट्रेडिंग करोगे ना, तो ये सही सलामत रह जाएगा, पेड़ एक्सटिंक्ट नहीं होगा, विलुप्त नहीं होगा, विलुप्त के कगार पर नहीं है। अभी काफ़ी सारी इसकी ट्रीज की जो बहुत सारी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे एक्शन ले रही है, जैसे कि अगर मिशन हो गया, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने चलाया इसको लेकर। तो जो परमिशन दी गई है ना, वो ये परमिशन है, ये डेटा दे रखे हैं। डेटा अपने को इतने याद रखने नहीं है, बट डेटा देख लेना है कि हाँ चीज़ इतने को अपने को परमिशन दी गई है। अब ये वर्ल्ड में देखिए, इंडिया में, ये जो इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, इन कंट्रीज़ में, और ये कुछ ये नेशन है, यहाँ पर इसकी प्रोडक्टिंग होती है, यहाँ पर इसकी प्रोड्यूस किया जाता है ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये समझने की है कि इसकी इंडिया में खेती कहाँ कहाँ की जाती है। इंडिया में असम हो गया, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, बेसिकली यहीं पर इनकी खेती होती है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है ना, वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा खेती होती है। जो ट्राइब्स लोग हैं इसकी खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं। इंडिया में अभी क्या सिस्टम बना रखा है कि अभी तक जो प्रोविजन था पिछले 1-2 साल से पहले, कि अपन अलग कंट्रीज से, जैसे लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, वहाँ से ट्रेडिंग होती थी, इलीगल ट्रेडिंग होती थी, वहाँ से ट्रेडिंग करके फिर वो अलग कंट्री, अदर कंट्रीज में फिर उसकी भेजी जाती थी, उसकी जो भी प्रोडक्ट बनता था, परफ्यूम बन गया या ऑयल बन गया, उसका जो भी निकाल के। लेकिन उसकी वजह से इलीगल बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही थी, सरकार को तो कुछ नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से अब ये सरकार सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। तो इन जगह पर बहुत ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा कि किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि किसानों को अगर लीगली काम करेंगे तो किसानों को सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। इनडायरेक्टली तो ट्रेडर्स होते हैं, इलीगली काम करने वाले, वो लोग ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। इनको तो बस औने पौने दाम से इनसे कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं, वो चीज़ इनको कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं होता है। साइट की जो अपन ने देखा, परिशिष्ट सेकंड में इसको शामिल कर चुके हैं, COP 19 में, 1995 में कर दिया था, 94 में अपना प्रस्ताव लाया गया था इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। अभी जो चेंज किया है ना, वो क्या चेंज किए गए, वो 2 चीज़ अपने को इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लो। सबसे पहले चीज़ है कि आप अपने घर में इसकी खेती कर सकते हो, या कोई उद्यान है, मतलब सामुदायिक उद्यान है, या कोई पट्टे की ज़मीन है,
अपनी सामुदायिक भूमि लीजिए, वहां पर इसकी कटाई की अनुमति दी, मतलब वहां पर आप खेती कीजिए और कटाई कर लीजिए, उसमें अपने को कोई दो राय नहीं, गवर्नमेंट ने बोला। लेकिन दूसरा बोला है एनडीए अपने स्पष्ट ये बात कही कि संरक्षित क्षेत्र होगी, मान लीजिए आरक्षित वन है, वहां से आपको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है कोई भी पेड़ काटने की। मतलब जंगल है ना, कोई भी जंगल जमीन है, वन है, वहां से कोई भी किसी भी प्रकार की अगरवुड की कटाई नहीं की जाएगी। अगर वहां से करोगे तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, चीजें देखी जाएगी, ये वाली चीज है। तो यहाँ पर अब इतना आसानी से बदलाव कर दिया गवर्नमेंट ने। इस बदलाव के कुछ प्रॉफिट होंगे गवर्नमेंट को, कुछ गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेंगे, कुछ चैलेंजेस भी होंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं बेनिफिट क्या क्या होंगे। गवर्नमेंट आराम से उसको रेगुलेट कर पाएगी कि कहाँ से कितनी चीज़ें कटाई हो रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही चीज़ें, इलीगल हो रहा है, लीगली कितना हो रहा है। अगर गवर्नमेंट रेगुलेट कर लेगी ना तो इसका गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जो विप्लव देव ने अपना कहा था स्पीच में कि 2000 से 2005 2,500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्ट इकोनॉमी में फ्लो हो सकता है। थर्ड बात है कि किसानों की इनकम बढ़ेगी। अगर किसानों की इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को फायदा ही है, क्योंकि किसान खुश हो जाएंगे, गवर्नमेंट को वोट मिलेगी, है ना। और अपनी जो गरीबी है, गरीबी से लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। सेकेंड है कि बाजार मूल्य होगा, वो भी नियंत्रण में रहेगा, अफोर्डेबल प्राइस में कोई चीज़ खरीद पाएंगे। मान लीजिए अभी इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, किसी भी चीज़ की प्राइस एक लिमिट से हाई होती है ना, उसका एक ही रीज़न होता है कि वो इलीगल ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है उसकी, और डिमांड भी उसी हिसाब से, क्योंकि चीज़ कम है वो, अगर कम चीज़ होगी, डिमांड ज़्यादा है, इलीगल भी हो रहा है, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो वो चीज़ होगी ना, अब कंट्रोल्ड मैनर में होगी, तो गवर्नमेंट भी कंट्रोल करेगी, और लोगों को पता होगा कि भाई ये तो लीगली आ रही है ना, कहीं से भी ले लेंगे, इलीगल क्यों लेंगे सॉरी। तो इलीगल नहीं लेंगे तो चीज़ अफोर्डेबल हो जाएगी। एक अगर किसी को कोई मरीज है मान लो, उसको लेनी है मेडिसिन के रूप में, तो मेडिसिन के थ्रू अगर लेनी होगी तो इजी मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी चीज़। बट इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी हो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने खुद बताया था विप्लव देव ने कि पिछले शायद 1 से 1.5 साल हो गए होंगे शायद, इसकी गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि आप उगाइए, खेती कीजिए सॉरी। लेकिन फिर भी अभी भी इसकी इतनी ज़्यादा वो ट्रेडिंग नहीं हो रही लीगली। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो इलीगल काम कर रहे थे ना इतने सालों से, 1995 से भी 24 आ गए, मान लीजिए 30 ईयर हो गए, 3 दशक हो गए, तो उन्होंने एक लॉबी क्रिएट कर ली, और वो लॉबी इतनी मजबूत हो गई ना, वो गवर्नमेंट को कुछ करने नहीं दे रही। गवर्नमेंट के जो भी लूप होल्स हैं उनको ढूंढ के वो अपने हिसाब से काम करवा रही है। दूसरी बात, जो पहले जो तंत्र था ना गवर्नमेंट का, जो काम कर रहा था, वो उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, इलीगली काम कर रहे होंगे तो भी, जैसे भी अब वो भी उनको, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ मिल ही रहा होगा, प्रॉफिट दे रहे होंगे, शेयरिंग कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से ये चीज़ बैन लगाई हुई है। तो उसके नुकसान क्या हो जाएंगे? पहला है कि अत्यधिक दोहन और अवैध कटाई शुरू हो जाएगी, ये चैलेंजेस हो गया पहला। सेकंड हो जाएगा कि संरक्षण और स्थिरता के मुद्दे, भाई इसका प्रिजर्व कितना करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ये स्थिर है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें अपन देख लेंगे। थर्ड ये हो गया कि गुणवत्ता उसकी कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, प्रामाणिकता क्या रहेगी, ये भी है, क्योंकि क्या पता ये सही जगह से चीज़ आई है कि नहीं आई है, ये भी तो एक जरूरी है ना, कि जहाँ से अपन बोले थे कटाई करके आनी चाहिए, वहाँ से कटाई होके आई है, ये नहीं होके आई है। और थर्ड है इसको रेगुलेट करना। क्या इतना आसान है रेगुलेट करना? मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि मैं अपने घर से, अपनी ज़मीन से इसको कट करके लाया हूँ, लेकिन क्या वो अपने घर से ज़मीन से कट होके आई है? इसका क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि चीज़ तो एक ही है, लकड़ी एक ही है, तो इसको रेगुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। और जो एक सबसे मतलब टिपिकल पॉइंट वो ये है कि जो अभी तक जो इलीगली पैसे लेते थे ना, जो भी ब्यूरो एक तरीके से सिस्टम के हिस्सा थे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई भी गार्ड था, वो कह रहा है कि यहाँ से अगर आपको जाना है ना टोल नाके से, तो मुझे इतने पैसे दे के जाने पड़ेंगे, नहीं दोगे तो मैं आपका केस लगा दूंगा, बोल दूंगा कि आप जंगल से ये काट के लाए हो, तो आप क्या करोगे? उसका तो कोई प्रमाण ही नहीं है। अब प्रमाण नहीं है तो फिर आपको या तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो किसानों को फिर वहीं पर मार आ जाएगी, तो वो उसको आप रेगुलेट कैसे करोगे? ये सबसे बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो इस चैलेंज से आप कैसे निपटोगे, ये चीज़ आपको देखने की पड़ेगी। अब इस पेड़ के बारे में देख लेते हैं कि पेड़ की क्या मतलब कंडीशन होती है, कौन सी जलवायु की परिस्थितियाँ जहाँ पर ये पेड़ उग सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि 2000 से 400 mm तक वर्षा होनी चाहिए, मतलब 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर के बीच बारिश होनी चाहिए। ये नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 33 डिग्री। मतलब ये एक आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है ना, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जो भी क्षेत्र है ना, वहां पर ये आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट का एरिया, वहां पर ये काफी बढ़िया स्थिति में इसकी उगाई होती है, कटाई भी होती है। अब गवर्नमेंट ने कुछ अलाउ किया है तो उसका बेनिफिट भी मिलने की हो सकते उम्मीद हो।
अगला है कि इसके लिए आर्द्रता खूब सारी होनी चाहिए, जैसे कि अपन देखा कि आर्द्र उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए, तो 77 से 85 का डेटा दे रखे। मिट्टी होनी चाहिए येलो कलर की, लाल पोडोजोइक और चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। अब ये सारी इसके बारे में चीज़ें हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, ये जो पूर्व एशिया के देश है, अपन मैप में देखा था अपन, वहाँ ये चीज़ उगती है। तो ये इसके कुछ फीचर्स जहाँ जहाँ पर ये उगती है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। इसके संरक्षण, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, संकटग्रस्त स्थिति में। अगर इसको इंग्लिश में याद कर लेना ताकि आपको इजी रहेगा, कहीं पर संकटग्रस्त वल्नरेबल का भी दिखा देते हैं, तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड याद रख लेना कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। साइट के प्रीसीड सेकंड में, और जो अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसकी अनुसूची 4 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम साइट्स के बारे में देख लेते हैं कि पूरा साइट्स पे डिपेंड था, साइट्स ने क्या क्या किया है। तो साइट्स है क्या, साइट्स को कन्वेंशन बना था 1963 में, आईयूसीएन का एक कन्वेंशन हुआ था, आईयूसीएन का एक कन्वेंशन हुआ था 1963 में। उस 1963 का कन्वेंशन हुआ था, उसमें यूएसए की न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में शायद। तो वहाँ पर ये इस मीटिंग में डिसीजन लिया गया था कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो अपने वन्य जीवों का संरक्षण कर सके, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु कुछ भी हो, उनका संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। एक पर्टिकुलर बॉडी होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर, वो लीगली बाइंडिंग उसके एक्शन, वो हर काम को ऐसे करवा सके गवर्नमेंट को बोलकर कि ये चीज़ एक्सटिंक्ट हो सकती है, विलुप्त हो सकती है, इस पर एक्शन लिए जाने की काम होना चाहिए। तो ये प्रस्ताव 1963 में रखा गया था, और 1973 तक आते आते 10 सालों के बाद इस प्रस्ताव पर रजामंदी बनी। बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक ऐसा बॉडी बनाते हैं, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाते हैं। तो ये बॉडी बनी, और 1975 में ये बॉडीज इसको एनफोर्स कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब जब लागू किया था 1975 में लागू किया गया था, अब आज इस साइट्स के कुल टोटल 184 कंट्रीज, मतलब जो पार्टीज बोलते हैं ना, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज मतलब कंट्रीज होती है, वो कंट्रीज 184 कंट्रीज है, उनके कन्वेंशन होते रहते हैं। इसके हर साल कन्वेंशन नहीं होते, अभी तक 19 कन्वेंशन हुए हैं इसके, और जो लास्ट हुआ था सबसे, वो हुआ था पनामा सिटी में, पनामा सिटी में हुआ था 2012 में, 2022 में हुआ था। और इंडिया में सबसे COP3 हुआ था, COP3 वो कन्वेंशन हुआ था इंडिया में। आज तक इंडिया में एक बार कन्वेंशन हुआ COP3 का, और अभी जो सबसे लेटेस्ट हुआ है वो है पनामा सिटी में। अब इंडिया इसका मेंबर कब बना था, इंडिया इसका मेंबर बना था 1976 में, 1976 में इंडिया इसका मेंबर बना था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं, 1976 में इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था, इसका सिग्नेटरी बना था इसका जाकर। तो ये साइट्स के बारे में था। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, अगरवुड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट इसका ये है कि इसे वृद्धि करने के लिए लगभग 25 से 33 डिग्री सेल्सियस के तापमान की और लगभग 4000 mm वर्षा की आवश्यकता होती है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये वृक्ष आईयूसीएन की स्थिति में संवेदनशील है। अब इसके लिए आप इंग्लिश देख लेना कि क्या लिख रखी, वल्नरेबल लिख रखी। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया, सत्य पूछा गया, असत्य पूछा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कौन कौन सा कथन सही है नहीं है वो देख लीजिए, केवल एक और दो और कोई भी नहीं। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट अपने जो भी पढ़ा था कि 25 से 33 डिग्री तापमान और 4000 mm की वर्षा, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि वल्नरेबल है, संवेदनशील। अभी अपन ने देखा था कि ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा ना, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वहां पर लगाना है, तो इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि बी आंसर इसका सही नहीं है, सही है वो वाला ए हो जाएगा। तो ये आज का सेशन था। इसका देखो PYQ जो आया था वो देख लेते हैं कि PYQ क्या पूछा गया था। रेड सेंडर्स पे जो PYQ आया था, अपन ने अभी जो देखा था कि रेड सेंडर्स पर क्या PYQ पूछा गया था। अब PYQ से देखने से आपको ये होगा कि PYQ में क्या चीज़ें दी गई थी ना, उसके आपको लॉजिक लगा पाओगे कि अपने को तैयारी किस फॉर्म में चलानी चाहिए। कभी कभी समाचारों में आने वाले रेड सेंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2016 में पूछा गया, ये दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष की प्रजाति है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ये दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। कौन से कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों ही सही नहीं है। तो इस बेसिस पर आपको क्वेश्चन को अपनी जो भी तैयारी करते हो ना, वो इस बेसिस पर याद रखनी। कोई भी डेटा नहीं पूछा इसमें, सीधे स्टेटमेंट पूछे, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, वो अपने को ध्यान देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है।
अब अपने को ये चीज़ खुद को सोल्व करके देखनी है, पीवाईक्यू की बुकलेट उठानी है और देखना है कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म में पूछे गए, क्या फॉर्म में पूछे गए। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू हो गया आज का, और आज का सेशन यही खत्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।